विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और कोशिकांग जिसका नाम है अंतःप्रदेवी जालिका। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहते हैं इसको अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी से इसका नाम स्पष्ट है, अंत यानी अंदर ये पाया जाता है। प्रद्रविक का मतलब है साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य, और जालिका का मतलब है जाल जैसी संरचना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात कोशिका द्रव्य के अंदर ऐसी संरचना जो जाल के रूप में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका द्रव्य के अंदर जाल जैसी संरचना पाई जाती है, उसे अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। और शॉर्ट में हम इसको क्या कह देंगे? एंडोप्लाज्मिक से ई ले लिया और रेटिकुलम से आर ले लिया, तो इसको हम शॉर्ट एक एब्रीवेशन के रूप में इसको हम ई आर कहते हैं। तो ये हो गया अंतःद्रवी जालिका। नाम से स्पष्ट हो गया कि ये कोशिका द्रव्य में एक जाल जैसी संरचना के रूप में पाया जाता है। तो हम अगर एक कोशिका देखें तो देखिए, इस तरह से आप एक कोशिका देखोगे तो उसमें केंद्रक होगा। केंद्रक की दो झिल्लियाँ होती है, बाह्य और आंतरिक झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली से एक जाल जैसी संरचना के अंदर ये पाया जाता है इस तरह से, और केंद्र की झिल्ली से लेकर जो कोशिका झिल्ली होती है वहाँ तक ये पाया जाता है। तो इस तरह से केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली के बीच में ये एक जाल जैसी संरचना पाई जा रही है पूरी कोशिका में, तो उसको हम अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा यही होगी कि कोशिका द्रव्य में ऐसे कोशिका द्रव्य में अंदर पाया जाने वाला एकल झिल्ली युक्त, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही झिल्ली से घिरी होती है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग जो जाल के रूप में पाया जाता है, जाल के रूप में पाया जाता है। बस यही इसकी परिभाषा है कि ये जाल के रूप में पाया जाएगा और केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली के बीच में मध्य तक फैला रहेगा। तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो जाल के रूप में जो कोशिकांग फैला हुआ है उसको हम अंतःद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको ई आर कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह पूरी सेल का मतलब हो गया कोशिका, पूरी सेल में केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है। इसकी स्थिति ये है, कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है। ये हो गई इसकी पहले तो परिभाषा और इसकी स्थिति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जाल रूपी, कई बार प्रश्न आता है कि कोशिका का ऐसा कोशिकांग कौन है जो जाल जैसी संरचना बनाता है, तो वो है हमारा अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अपन खोज इसके बारे में। अगर इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो एक साइंटिस्ट हुए थे गार्नियर ने सबसे पहले पता लगाया। तो ये जो गार्नियर थे, इन्होंने यही पता लगाया कि ऐसा कोई जाल जैसी संरचना उनको ऐसे दिखाई दी कि ऐसा कुछ कोशिका में पाया जाता है, और इसे एक नाम दिया गया अर्गेस्टोप्लाज्म। इसको अर्गेस्टोप्लाज्म उन्होंने नाम दे दिया, अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, ये महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक थे। इनको खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, खोज का श्रेय। इन्होंने पूरा इसका अध्ययन किया और इसको अंतःप्रदेवी जालिका भी नाम दिया था। तो पोर्टर को खोज का श्रेय दिया जाता है
इन्होंने, एक साइंटिस्ट था क्लाउडे, जिन्होंने राइबोसोम पर भी काम किया था, और फुल्लम। तो इन्होंने क्या किया, पोर्टर ने क्लाउडे और फुल्लम नामक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसके बारे में बताया तथा अंतःप्रदैवी जाली का नाम दिया, और इसको उन्होंने ER नाम दे दिया। तो इसका मतलब खोज का श्रेय मुख्यतः दिया जाता है पोर्टर को। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कोशिका में पाई जाती है, कौन कौन सी कोशिका में पाई जाती है। तो ये सभी यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोट में तो मिलेंगे, सभी यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, कौन कौन सी कोशिका में नहीं पाई जाती है। जैसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका तो देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। परिपक्व जो हमारी RBC है, जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है, उसमें नहीं पाई जाएगी। एक WBC है मोनोसाइट, ये WBC है, इसके अंदर ये नहीं पाई जाती है। इसके अलावा परिपक्व जो अंडा होता है, परिपक्व अंडा जो फीमेल गैमेट होता है माध्यमिक, उसमें भी ये नहीं पाई जाएगी। एवं जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है, भ्रूणीय कोशिकाएं, तो आप इनको छोड़ दो, प्रोकैरियोट कोशिका, परिपक्व RBC, मोनोसाइट्स, परिपक्व अंडा और भ्रूणीय कोशिका, इनको छोड़ने के पश्चात सभी यूकेरियोट जो कोशिकाएं हैं उनमें ये पाई जाती है। अब ये अधिक ज़्यादा कहाँ मिलेगी, अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगी, ये अधिक मात्रा में इसका पाया जाना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, जिन सेल में प्रोटीन का संश्लेषण अधिक व अधिक एंजाइम बनते हैं, वहाँ ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके हम लेंगे प्रकार, टाइप्स ऑफ ER, कि ER कितने प्रकार की होती है। तो देखिए अब अपन देखते हैं कि ये ER कितने प्रकार की है। तो जैसे हमने कहा कि मान लीजिए केंद्र के झिल्ली से ये जुड़ा हुआ जाल जैसी संरचनाएं पाई जा रही है अंतःद्रव्य जाली का। तो इसमें क्या होगा कि कुछ अंतःद्रव्य जाली का देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे दाने से होंगे, ये दाने से होंगे राइबोसोम, तो राइबोसोम जुड़े रहेंगे। कुछ ER ऐसी होगी जो बिल्कुल सपाट रहेगी, चिकनी रहेगी, इसमें कोई दाने जैसी या राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। तो ये इसके ऊपर पाए जा रहे हैं राइबोसोम, ये देखो इसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए हैं। तो ये राइबोसोम है, यहाँ पर जब ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो ये किसी पदार्थ के द्वारा जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पर इनको जोड़ने वाला जो गोंद के समान काम करता है वो एक प्रोटीन होती है, राइबोफोरिन प्रोटीन। ये एक राइबोफोरिन प्रोटीन से राइबोसोम यहाँ पर इससे बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमें एक खुरदरी लगती है, खुरदरी, जिसको हम कहते हैं रफ, जबकि इस पर कोई राइबोसोम नहीं है तो ये हमें बिल्कुल चिकनी लगेगी। तो इस कारण ये इसकी सतह हमको क्या लग रही है, चिकनी, या इसको स्मूथ लग रही है। बस इसी के आधार पर हम ये राइबोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, बस इसी के आधार पर हम ER को 2 भागों में बांट देंगे। तो सबसे पहला होगा इसका, देखिए सबसे पहला इसका भाग होगा जिसको हम कहेंगे खुरदरी, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या इसको पूरी तरह से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं RER।
मतलब रफ आर का मतलब रफ यानी खुरदरी, और ई आर का मतलब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरीके हो गई राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो जो आर ई आर होती है, नाम से स्पष्ट है, रफ है, इसका मतलब इस पर राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये खुरदरी लगेगी। तो इसका होगा कि इस ई आर पर राइबोफ्लोरिन, ये भी याद रखिएगा आप, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से राइबोसोम जुड़े होते हैं। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये अगर राइबोसोम इस पर पाए जाएंगे, और राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, तो ऐसी ई आर कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण करना है। तो प्रोटीन संश्लेषण एवं जितनी भी स्रावी कोशिकाएं होगी जो किसी रस का या एंजाइम का स्राव करती है, तो उन स्रावी कोशिकाओं में आर ई आर पाई जाएगी। जो भी कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करेगी या किसी रस का या एंजाइम का स्राव करेगी या निर्माण करेगी, तो वहाँ पर ये पाई जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अग्नाशय ग्रंथि देखें, ये हमारा यकृत जो लीवर होता है उस देखें, तो वहाँ पर आपको ई आर, ये आर ई आर देखने को मिलेगी। दूसरी हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसको हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसको लिखते हैं एस ई आर। स्मूथ है, चिकनी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण का काम भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ई आर पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। अतः यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए मतलब निष्क्रिय रहती है, एक तरह से ये निष्क्रिय रहती है, ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाएगी। तो ऐसी जो ये केवल परिवहन में काम करेगी। तो एस ई आर को हम क्या कह देंगे, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, देखो ये परिपक्व है हमारी जो ये WBC है, RBC में तो खैर होता ही नहीं है। परिपक्व WBC केवल मोनोसाइट को छोड़कर जो परिपक्व WBC है उसमें पाई जाएगी। जो रेखित पेशियाँ होती है, कंकाल से जुड़ी रहती है, कंकाली पेशियाँ, उसके अंदर पाई जाती है। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, वसीय ऊतक में तो वसा का जमा होता है, इसलिए वहाँ पर भी SCR पाई जाती है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूँकि ये खुरदरी लगती है, तो इसको जैसे ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे कण इसे पर जैसे कोई कण जमे हुए हो, तो इस कारण इसको कणिकीय ER भी कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं ग्रेन्यूलर ER भी इसको कहते हैं। और इस पर कोई कण जैसी संरचना नहीं है, बिल्कुल चिकनी है, तो इसको हम ग्रेन्यूलर, ये इसको हिंदी में कह देंगे अकणिकीय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों हमने दोनों प्रकार की अंतःप्रदेवी जालिका पढ़ ली है। अब बात ये आती है कि चिकनी और ये इसमें फ़र्क क्या है, तो हम इसको फ़र्क भी देख लेते हैं। देखो एक तरफ हम ले लेते हैं RER और एक ले लेते हैं SER, कि दोनों में फ़र्क क्या है रफ और इसमें। तो इसमें पहला देखते हैं अपन, ये देखो कुल ER का 2/3 भाग है, जबकि ये केवल 1/3 भाग होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, RER पाई जाती है, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करती है, तो कोशिकाओं को शरीर को विकसित होने में
सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ में आता है या शरीर के विकास या वृद्धि के लिए, तो प्रोटीन बनाने की ज़रूरत शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा आर पाई जाती है। दूसरा इसका ये है कि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि इसका दूसरा फर्क है कि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ये इसका दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर ये हो जाएगा कि इस पर राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु सक्रिय होती है, प्रोटीन संश्लेषण कर सकती है, जबकि इसमें ये लिख सकते हैं हम कि ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु निष्क्रिय। देखिए प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य काम होता है राइबोसोम का, तो इस पर राइबोसोम है इसलिए प्रोटीन संश्लेषण कर लेगी, इस पर राइबोसोम नहीं है इसलिए प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेगी। चौथा इसका हम देख लेते हैं। अब प्रोटीन राइबोसोम इसके ऊपर जुड़े हैं तो इसका मतलब है इस पर राइबोफोरिन प्रोटीन भी पाई जाएगी, तो इस पर राइबोफोरिन प्रोटीन उपस्थित होती है, जबकि इस पर राइबोफोरिन एब्सेंट है, इस पर ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा हम। अगर इसकी हम संरचना देखें तो इसकी हम संरचना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी संरचना में यह मुख्यतः इसकी एक संरचना का एक भाग होगा जिसको सिस्टर्नी कहेंगे। सिस्टर्नी बिल्कुल इस तरह से अशाखित नलिका नुमा संरचनाएं होती है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जिसमें ये मुख्यतः होगी सिस्टर्नी, तथा जिसको हम कहेंगे पुट्टिकाएं, पुट्टिकाएं से बनी होती है। ये पुट्टिकाएं होगी इस तरह से गोल गोल सीख, तो ये तो होगी अशाखित नलिका जैसी संरचनाएं, और ये गोल गोल संरचनाएं होगी जिनको पुट्टिकाएं कहेंगे। तो ये मुख्यतः सिस्टर्नी और पुट्टिकाओं से मिलकर बनी होती है। जबकि इसको देखें ना तो यह मुख्यतः नलिकाओं जिनको अंग्रेजी में हम ट्यूबल्स कहते हैं। ये नलिकाएं क्या होती है, होती तो नलिका जैसी संरचना है लेकिन शाखित होती है इस तरह से, ये सिस्टर्नी की जैसी होती है लेकिन ये तो होती है शाखित और ये होती है अशाखित सिस्टर्नी। तो ये नलिकाओं व दूसरी इसके अंदर होती है पुट्टिकाएं से बनी होती है। ये फ़र्क है इनमें। तो इनमें तो होगी सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं और इनमें होगी नलिकाएं और पुट्टिकाएं। तो इससे अपन को पता चलता है कि ईआर की संरचना के 3 भाग होंगे, सिस्टर्नी, पुट्टिकाएं और नलिकाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कि और फर्क इसमें क्या है। तो ये आर है ना, रफ एंडोप्लाज्म, ये अधिक स्थायी है, जबकि ये थोड़ी इससे अपेक्षा कम स्थायी होती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि ये आर है, इसमें प्रोटीन बनती है तो बहुत सारे एंजाइम भी बनेंगे, तो ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम होता है एक थैलेसी संरचना जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण आर ही करेगी, तो ये लाइसोसोम का निर्माण करने में सहायक है। ये जो है ये एक कोशिकांग है ग्लाइओक्सिसोम उसको, और एक स्फेरोसोम ग्लाइओक्सिसोम और स्फेरोसोम का निर्माण करेगी ये। और लास्ट देख लेते हैं कि इसका जो निर्माण है वो केंद्रक झिल्ली से होता है। केंद्रक झिल्ली होती है उसके विस्तार से इसका निर्माण होता है, यानी आर का। और जो एस होती है इसका निर्माण है वो इस रप से होता है। जब यहाँ से राइबोसोम हट जाते हैं तो इससे ही, जब इस पर राइबोसोम हट जाएंगे तो ये एस में बदल जाएगी।
तो इस तरह से आज हमने अंतःप्रदेश जाले की परिभाषा, खोज, उसके प्रकार के बारे में और RER और SER के बारे में उनका अंतर हमने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो अंतःप्रदेश जालिका की संरचना होगी उसको कंप्लीटली पढ़ेंगे।